दोस्तों सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए। ये प्लैनेट कौन सी है? क्या ये हमारी पृथ्वी है? वेल, शायद नहीं। तो क्या ये हजारों लाखों लाइट ईयर्स दूर मौजूद कोई हैबिटेबल एक्सो प्लैनेट है? वेल, यू मे नॉट बिलीव बट ये हमारा पड़ोसी ग्रह मंगल ग्रह है। वही मंगल ग्रह जो आज के समय पर कुछ ऐसा दिखता है। आज से 3.8 बिलियन साल पहले मार्स आज की तरह वीरान और सूखा हुआ प्लैनेट नहीं हुआ करता था। और सिर्फ मार्स ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स भी आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले बिल्कुल अलग नजर आते थे। देखो, ये वो समय था ना जब हमारे सोलर सिस्टम को बने केवल 70 से 80 करोड़ साल ही हुआ था। अब देखो, पृथ्वी से अरबों लाइट ईयर्स दूर बैठी कोई एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन अगर अपना टेलीस्कोप हमारे सोलर सिस्टम की ओर घुमाएगी ना, तो उन्हें हमारा सोलर सिस्टम आज जैसा तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। यहाँ पर हर तरफ एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स का साया था और इंसानों जैसा कोई भी जीव तो सोच से भी परे था। पर भाई, यहाँ पर आपके मन में ना एक सवाल आएगा कि आखिर मैंने 3.8 बिलियन ईयर्स के समय को ही क्यों चुना? वेल देखो, 4.8 बिलियन ईयर्स से 3.8 बिलियन ईयर्स के समय को लेट हेवी बम्बार्डमेंट या फिर लूनार कैटेक्लिज्म कहा जाता है। ये वो दौर था जब सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पर एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की टक्कर काफी आम हो चुकी थी और ऐसी हर टक्कर प्लैनेट्स के एनवायरनमेंट और लिविंग कंडीशन को इम्पैक्ट कर रही थी। हालांकि ये चेंज पूरे सोलर सिस्टम में नहीं बल्कि मेनली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स पर हुआ था। इसके पीछे का रीजन उनका गैसियस अपीयरेंस है। अब हमारे गैसियस प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून पर भी एस्ट्रॉइड और कॉमेट्स की बारिश तो अच्छी खासी हुई थी, पर इन कोलिजन्स का असर इनके क्लाउड्स में समा गया और इनके अपीयरेंस में कोई खासा बदलाव देखने को नहीं मिला। अब कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स के कारण सैटर्न और जुपिटर के कलर में थोड़ा बदलाव जरूर आया होगा, क्योंकि उस एस्ट्रॉइड में मौजूद मिनरल्स इसके क्लाउड्स में घुल गए होंगे। और ये बात हमें तब समझ में आया जब साल 1994 में कॉमेट शूमेकर लेवी 9 जुपिटर के गैस क्लाउड से टकराया था। इस टक्कर ने जुपिटर पर एक विशालकाय वॉर्टेक्स को जन्म दिया था, जिसने इनके क्लाउड्स की कॉम्पोजिशन को बदला और अल्टीमेटली इसके कलर में माइनर सा बदलाव भी लेकर आया। अब थोड़े बहुत कलर चेंजेस के अलावा हमें गैसियस प्लैनेट के पास्ट और प्रेजेंट लुक में कोई अंतर नजर नहीं आया था। हालांकि ये बात हम उनके मून्स के बारे में नहीं कह सकते। अब देखो, ये पॉसिबल है कि उस समय पर इन प्लैनेट्स के पास इतने सारे मून ना रहे हो। ऐसा माना जाता है कि सैटर्न के कुछ छोटे मून्स का फॉर्मेशन किसी बड़े मून के डिसइंटीग्रेशन से हुआ था। तो वहीं पर नेपच्यून और ट्राइटन की लव स्टोरी भी अपने आप में बेहद ही खास है। ये शुरुआत से नेपच्यून के साथ नहीं हुआ करता था, बल्कि शायद ये क्वाइपर बेल्ट का पार्ट था, जिसे नेपच्यून ने अपनी पावरफुल ग्रेविटी के दम पर अपनी ओर खींच लिया। दोस्तों, अब बात करते हैं प्लैनेट मरकरी की, जो आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले आग के गोले की तरह हुआ करता था। देखो, लेट हेवी बम्बार्डमेंट के दौरान मरकरी पर एस्ट्रॉइड की जबरदस्त बारिश हुई थी, जिसके निशान इसके सरफेस पर विशालकाय क्रेटर्स के रूप में आज भी देखने को मिलते हैं। अब इन क्रेटर्स की साइज कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर्स तक की है। अब क्योंकि मरकरी का टेम्परेचर दिन के समय में 350 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और रात के समय गिरकर -170 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिस कारण इन क्रेटर्स में काफी इरोजन हो चुका है। क्रेटर से घिरी इसकी सरफेस कुछ पृथ्वी के मून की तरह नजर आती है, जहां एटमॉस्फेयर ना होने के कारण इन एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स को रोकना या इनकी स्पीड को स्लो डाउन करना इम्पॉसिबल हो जाता है। अब उस समय मरकरी की सरफेस वोल्केनिकली एक्टिव भी हुआ करती थी, जिनसे निकलते गर्म लावा ने यहाँ डिप्रेशन और बेसिन्स का फॉर्मेशन किया है। साल 2011 से 2015 के बीच मरकरी को ऑर्बिट करने वाले मैसेंजर स्पेसक्राफ्ट ने यहाँ पर वोल्केनोज होने की पुष्टि की थी। अब देखो, मरकरी की सरफेस हमें दो टाइप्स की नजर आती है। एक तो वही पुरानी वाली सरफेस है जिस पर बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद है, और दूसरी यंग सरफेस है जो कि काफी ज्यादा प्लेन है। वैज्ञानिक मानते हैं कि ये यंग सरफेस तब बनी होगी जब इसके वोल्केनोज का लावा यहाँ पर बहता हुआ जम गया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उस समय का मरकरी आज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा गर्म हुआ करता था। ऐसे में जब मरकरी ठंडा होने लगता है तो इसकी इंटरनल कोर कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसने ना सिर्फ इसके साइज पर इम्पैक्ट डाला होगा बल्कि इस कॉन्ट्रैक्शन के सबूत हमें इसकी सरफेस पर भी देखने को मिलते हैं। अब जिस तरह मून अपनी ग्रेविटी के कारण पृथ्वी के ओशंस में आने वाली टाइड्स की वजह बनती है ना, ठीक वैसे ही सूरज के इतने करीब होने के कारण मरकरी को सूरज के टाइडल फोर्सेस भी झेलने पड़ते हैं।
ये टाइडल फोर्सेस मून के टाइडल फोर्सेस के कंपैरिजन में 17 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिस वजह से मरकरी की सरफेस पर कई जगह पर टाइडल बल्जेस देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, मरकरी की सरफेस और इस पर मौजूद विशालकाय क्रेटर्स इस बात का सबूत है कि इसका पास्ट बहुत ही भयानक हुआ करता था और इस छोटे से प्लेनेट ने अपनी हिस्ट्री में काफी कुछ झेला है। इन एस्ट्रॉइड इंपैक्ट्स ने यहाँ पर लावा के समुद्र बनाए होंगे और ये आज की तरह तो बिल्कुल भी नहीं लगता होगा। अब बात करते हैं हमारे दूसरे प्लेनेट और पृथ्वी के सबसे करीबी पड़ोसी प्लैनेट वीनस की। देखो, आज वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है और इसका सरफेस टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इसे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लैनेट भी बनाता है। लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। इनफैक्ट कुछ वैज्ञानिक तो यहाँ तक मानते हैं कि एक समय इसकी कंडीशन पृथ्वी जैसी ही हुआ करती थी। देखो, द लेट हेवी बम्बार्डमेंट पीरियड के दौरान इधर कई सारे एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स इंपैक्ट हुए थे और जैसा कि आप जानते होंगे कि कॉमेट्स आइस के बहुत बड़े रिजर्वॉयर्स होते हैं और जब ये आइस पिघलती है तो पानी की नदियां और समुद्र बनते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक समय वीनस का सरफेस टेम्परेचर करीब 50 डिग्री सेल्सियस ही हुआ करता था, जो वाटर को सस्टेन करने के लिए ऑप्टिमम था। अब ये कंडीशंस करीब 30 करोड़ सालों तक रही होगी, जब शायद वीनस पर पानी भी मौजूद रहा होगा और यहाँ पर लाइफ का एवोल्यूशन भी पॉसिबल होगा। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने वीनस के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। इससे वीनस का टेम्परेचर बढ़ने लगा और अल्टीमेटली इसका सारा पानी भाप में बदल गया। दोस्तों, वीनस का एटमॉस्फेयर काफी डेंस भी है, जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर ट्रैप होकर रह जाती है और यही वजह है कि आज इसका टेम्परेचर 480 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है और वीनस की सरफेस नर्क के समान बन चुकी है। और जाहिर सी बात है कि इस बदलते हुए वीनस पर लाइफ का एवोल्यूशन पॉसिबल नहीं हो पाया। पर हमारे अगले ग्रह पर कुछ ऐसा हुआ और इतना खूब हुआ कि आज हम इसी पर बैठकर पूरे यूनिवर्स को एनालाइज कर रहे हैं। देखो, सोलर सिस्टम के इतिहास में पृथ्वी से बड़ा बदलाव किसी भी प्लैनेट पर नजर नहीं आया होगा। आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी पर वॉल्केनिक एक्टिविटी अपने पीक पर थी, जिसने इसकी क्रस्ट का फॉर्मेशन किया था। पृथ्वी का लिथोस्फीयर इतनी तेजी से प्रोड्यूस हो रहा था कि इसने हमारी धरती पर कई भयानक भूकंप लाए। वैसे कई भूकंप तो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने के कारण भी आए थे, जिन्होंने न सिर्फ पृथ्वी की सरफेस को शेप दिया बल्कि ओशंस के अंदर भी कई फोल्ड्स का फॉर्मेशन किया। उस समय हमारा सूरज आज के कंपैरिजन में करीब 30% ही ब्राइट था, जिस वजह से पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर भी काफी कम रहा होगा। पृथ्वी पर हर जगह एक्टिव वॉल्केनोस फैले हुए थे और हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड जैसी ग्रीन हाउस गैसेस का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा हुआ करता था। इनफैक्ट ये वो दौर था ना जब पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसेस की प्रेजेंस अपने ऑल टाइम पीक पर था। अब इस दौरान ना पृथ्वी पर स्ट्रोमाटोलाइट्स का फॉर्मेशन भी तेजी से बढ़ने लगा था। स्ट्रोमाटोलाइट्स को आप लिविंग रॉक फॉर्मेशन भी कह सकते हो। देखो, सियानोबैक्टीरिया और सूडोमोनाडोटा जैसे बैक्टीरियल सेल्स आपस में मिलकर ऐसे सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन किया करते थे और इस प्रोसेस की शुरुआत करीब 3.7 बिलियन ईयर्स पहले ही मानी जाती है। अब देखो, इन ऑर्गेनिजम्स ने ना पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब किया और फोटोसिंथेसिस की मदद से इसे ऑक्सीजन में बदला। अब कुछ ऐसा ही समुद्र में मौजूद फाइटोप्लैंक्टन्स ने भी किया और पृथ्वी का एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन रिच बनने लगा। इसने धीरे धीरे पृथ्वी पर लाइफ के एवोल्यूशन की शुरुआत की, जिसका रिजल्ट आज आप अपने सामने देख सकते हो। पर अगर हम इसे आज से 3.8 बिलियन ईयर्स पहले वाली कंडीशन से कंपेयर करें तो शायद ही आज का कोई जीव उस समय की एक्सट्रीम कंडीशन में एग्जिस्ट कर पाता। आखिर में बात करते हैं मार्स की, जिसकी फोटो हमने वीडियो की शुरुआत में भी देखी थी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये महज एक आर्टिस्टिक रिप्रेजेंटेशन है और जरूरी नहीं है कि मार्स एग्जैक्टली ऐसा ही दिखता होगा। पर कई वैज्ञानिक ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हैं कि उस समय मार्स पर आज की पृथ्वी की तरह ही कंडीशंस रही होंगी। देखो, पृथ्वी और वीनस की तरह लेट हेवी बम्बार्डमेंट का असर तो मार्स पर भी पड़ा होगा और ये एस्ट्रॉइड्स और कॉमेट्स अपने साथ पानी भी लेकर आए ही होंगे। उस समय तो मार्स का एटमॉस्फेयर भी काफी डेंस हुआ करता था, जिस कारण से ये वाटर को रिटेन करने में भी कामयाब रहा होगा। देखो, आज जब हम मार्स की सरफेस को एक्सप्लोर करते हैं ना, तो हमें प्राचीन नदियों के सबूत भी यहाँ पर नजर आती ही है। कुछ वैज्ञानिक तो ये भी मानते हैं कि आज भी इसकी सरफेस के नीचे काफी ज्यादा पानी मौजूद हो सकता है। और इसी के साथ साथ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि मंगल ग्रह पर इस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा वाटरफॉल भी एग्जिस्ट करता था, जिसके रिमेन्स
हमें आज भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब इन बातों से ये तो साफ हो जाता है कि एक समय पर मार्स लाइफ के एवोल्यूशन के लिए एक आइडियल प्लेस था और पॉसिबल भी है कि यहाँ पर लाइफ इवॉल्व भी हुआ होगा। क्या पता पृथ्वी पर लाइफ की शुरुआत करने वाला एस्ट्रॉइड भी मार्स से ही आया हो। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आज मार्स एक वीरान और बंजर ग्रह बन चुका है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका जवाब मार्स की कोर में छिपा हुआ है। इसकी कोर पृथ्वी के कंपैरिजन में काफी छोटी है, जो लंबे समय तक हीट को रिटेन नहीं कर सकी। तो इसने धीरे धीरे मार्स की मैग्नेटिक फील्ड्स को खत्म कर दिया और जिस प्लैनेट के पास मैग्नेटिक फील्ड्स की शील्ड नहीं होती है, सोलर फ्लेयर्स उनसे एटमॉस्फेयर भी छीन लेती है। अब बिना एटमॉस्फेयर वाला प्लैनेट ना तो वाटर को रिटेन कर पाया और ना ही लिविंग कंडीशंस को, जो आज इस प्लैनेट के हालात को बयां करता है। बाकी आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आपको लगता है कि इलोन भैया आने वाले समय में मार्स पर एक बार फिर लाइफ को इवॉल्व करा सकते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय जरूर लिख कर जाना। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना और जाते जाते आप इस वीडियो को जरूर देखना जहां हमने बात किया है एक ऐसे इवेंट के बारे में जो मंगल ग्रह पर हर 5.5 साल में होता है। तो यहाँ पे क्लिक करो और जल्दी से जाकर देखो। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।